Hello, everybody. Welcome to Bajani's Khoka. Today we have with us Seema जी. हेलो गाइस। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं विटामिन शाउट आउट टू मिस्टर रिजवान। हम लोग बायोकेमिस्ट्री में जेनेटिक्स कह रहा हूँ, डीएनए का स्ट्रक्चर कर चुके हैं, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक हमने ओवरव्यू कर लिया। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं विटामिन्स। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। विटामिन्स होते क्या हैं? विटामिन्स, एज वी ऑल नो, हमें आसान भाषा में, इजी लाइफ में, डेली लाइफ में बोला जाता है विटामिन्स खाने चाहिए। तो विटामिन्स होते क्या एग्जैक्टली? छोटे से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और छोटे होते हैं ऑफ कोर्स, और हमारे डाइट से लेने पड़ते हैं इनको छोटी अमाउंट्स में, ज़्यादा अमाउंट्स में चाहिए भी नहीं। ज़्यादातर जो भी विटामिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी खुद बना नहीं सकती है, वो आपको बाहर से ही लेने पड़ेंगे। और कुछ जो आपकी बॉडी बना सकती है उसके लिए आपको प्रीकर्सर्स चाहिए होते हैं, और इन प्रीकर्सर्स को हम प्रोवाइटामिन्स बोलते हैं। प्रीकर्सर बोले तो इनसे विटामिन्स बनेंगे अल्टीमेटली। विटामिन्स हमारे दो टाइप के हमने पढ़े हैं मेनली, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वाटर विटामिन्स में आते हैं हमारे के। ये फैट्स के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं ये। और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? आपको बाइल सॉल्ट्स चाहिए अब्जॉर्प्शन, इनको अब्जॉर्ब करने के लिए बाइल सॉल्ट्स ही होता है। बाइल सॉल्ट्स, इफ़ आई रिकॉल करेक्टली, इज़ प्रोड्यूस बाय, आई गेस, पैनक्रियास या गॉल ब्लैडर। आई डोंट रिकॉल, इन दोनों में लिवर। से। चलो लिवर होगा फिर, खैर। ये लिवर के अंदर स्टोर होता है, और अच्छा हाँ, लिवर ही होता है। और नॉर्मल कुकिंग कंडीशन में मतलब आप इनको कुक कर सकते हो और ये स्टेबल रहेंगे, यू वोंट लूज़ देम। और ये फीसिस से एक्सक्रीट हो जाता है। ये है आपके फैट सॉल्युबल। ओके, सो नेक्स्ट आर वाटर सॉल्युबल। ये है मेंबर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के और विटामिन सी के। ठीक है, ए डी ए के हो गया, अब पीछे जो बी और सी बचे ये वाटर सॉल्युबल है। ऑफ कोर्स इनकी प्रॉपर्टीज़ यही हैं कि वाटर सॉल्युबल है और यूरिन में एक्सक्रीटेड होते हैं। लेकिन विटामिन बी 12 के अलावा बाकी कोई स्टोर नहीं होता। जैसे हमने देखा ए डी ई के चारों स्टोर होते थे, विटामिन बी 12 भी स्टोर होता है, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो स्टोर नहीं होते। ओके, तो वाई आर दीज इम्पॉर्टेंट? तो हमें पता है कि इम्पॉर्टेंट है, तो किस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली, किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, पहले ये देखते हैं। आपकी ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। और अपार्ट फ्रॉम दैट, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो नॉर्मल कलर विजन के लिए, ठीक है, कलर विजन आप प्रॉपरली देख पाओ, विटामिन ए उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लॉटिंग में आपका विटामिन के आता है, बोन फॉर्मेशन में विटामिन डी आता है। और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली विटामिन ई करता होगा, क्योंकि वही एक बच गया। वाटर सॉल्युबल एंजाइम जो होते हैं वो तो मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा काम आता है। और कैसे फंक्शन करते हैं आपका कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह, सेवरल एंजाइम, अलग अलग एंजाइम के लिए। ए और डी स्टेरॉयड हार्मोन्स है। विटामिन ए और विटामिन डी आर टेक्निकली स्टेरॉयड हार्मोन्स। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स की कमी से ऑब्वियसली जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स की नीड थी जहाँ पे, वहाँ पे कमी हो जाए तो उसका उल्टा हो जाएगा। कलर विजन चाहिए आपको, नहीं मिलेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, स्केलेटल डिफॉर्मेशन हो जाएगा, हेमरेजेस, हीमोलिसिस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी है वो सब वो ये सब कॉज करेगी, बेरी बेरी, ग्लॉसिटिस, पेलेग्रा, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ विटामिन के एनालॉग्स जो हैं उन्हें ड्रग्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड एनालॉग्स जो हैं उनको एंटी कैंसर एजेंट और एंटीबायोटिक्स की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर कुछ विटामिन की आप मॉडरेट कंजम्पशन लो, मतलब आप डेली बेसिस पे उनकी कुछ कंज्यूम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ईच टेबलेट, फॉर एग्जांपल 20 टाइम्स वीक, सॉरी 20 टाइम्स अ मंथ, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी कुछ डिजीज़ होने की आपको संभावना है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कैरोटीन्स का एग्जांपल लें, अगर विटामिन ई और डी, तो अगर इनको आप मॉडरेट लेवल पे कंज्यूम कर रहे हो तो आपका कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है वो उनको रिड्यूस कर सकते हैं, उनका रिस्क कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कि अगर आप विटामिन सी का कंजप्शन करो सिग्निफिकेंट अमाउंट में तो आपको ज़ुकाम नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं जब ज़ुकाम होता है तब आप विटामिन सी लो, नींबू पियो एंड ऑल दैट थिंग्स। ये एजिंग प्रोसेस भी स्लो करते हैं, इसलिए बहुत सारी जो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं उनमें विटामिन सी भर के आता है। ठीक है, अगर इनका एक्सेसिव कंजप्शन कर लो फैट सॉल्युबल विटामिन का तो टॉक्सिक भी हो जाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड और विटामिन बी 6 जो है ये बेनिफिशियल होते हैं कोरोनरी आर्टरी वाले डिजीज पेशेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा में से
होमोसिस्टीन लेवल्स को डिक्रीज कर देते हैं। ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ मेंबर्स हैं, इनके नाम हम याद करते हैं। हमारे पास है थायमीन है, राइबोफ्लाविन है, नायासिन है, पायरिडॉक्सिन है, बायोटिन है, फोलिक एसिड है, साइनोकोबालामिन है और पेंटोथेनिक एसिड है। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। और विटामिन बी एज वी नो इज़ वाटर सॉल्युबल। ये हाइड चल नहीं रहा पेन। नहीं, एक बार अब टच पैड से चला के देखो। खैर, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। चलो एक एक करके हम सारे देखेंगे क्या? आई थिंक सो सारे देखने पड़ेंगे। आ जाओ, लेट्स ओके। थायमिन की अगर हम बात करें तो ये हीट लेबाइल सल्फर कंटेनिंग विटामिन है, सल्फर कंटेनिंग विटामिन है। इसमें एक पायरामिडीन रिंग होती है और एक थायजोल की रिंग होती है। इन दोनों रिंग्स को हम मिथाइलिन ब्रिज से ज्वाइन करते हैं। अब्जॉर्प्शन और ट्रांसफ़र देखें तो थायमिन का जो अब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की तरह से हम अब्जॉर्ब करते हैं। ये लिवर तक जाएगा, ठीक है, थ्रू सर्कुलेशन। ऑल्दो थायमिन इज़ फ्रॉम विटामिन बी, बट शायद ये स्टोर लिवर में होता है। थायमिन विटामिन कौन सी बी को बोलते थे? विटामिन बी 1 आई बी गेस। थ्री, बी बी1। वन बी 1 को बोलते हैं, बी 3 तो शायद ये होता है। नाइसिन, हाँ हाँ। फंक्शन बता दो, आप ही बता दो। ओके, तो फंक्शन क्या है भाई? थायमिन का जो मेन, जिस रूप में हम थायमिन को यूज़ करते हैं उसको टीपी भी बोलते हैं। थायमिन पायरोफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट इज़ द सेम थिंग। ये फॉर्म कैसे होता है? इन द उससे बनता है, थायमिन से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एटीपी चाहिए होगा यहाँ पे आपको। और थायमिन काइनेज करके एक एंजाइम है जो लिवर में होता है, वो चाहिए होता है ये प्रोसेस करवाने को। ये यहाँ पे टीपीपी प्रोस्थेटिक ग्रुप है एंजाइम्स के लिए। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जहाँ तक मेरे को याद है ये आया था अपने ग्लाइकोलिसिस में। हाँ, ग्लाई एंजाइम आया था। ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम आया था, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। ये आपका फॉस उसमें था, ये टीसीए साइकिल में था। तो हम्म, जैसे हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि वाइटामिन वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो होते हैं वो मेनली, क्योंकि थायमिन बी 1 है तो बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, यानी कि वाटर सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल जो थे वो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की तरह काम कर रहे थे। तो यहाँ पर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के लिए और अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज के लिए। ऑलराइट। सोर्सेज पे आ जाते हैं। थायमीन के सोर्सेज क्या क्या हैं? जैसे कि बाहर की जो फूड ग्रेन्स की कवरिंग होती है, जैसे कि राइस, वीट और यीस्ट, इन सब की जो बाहर की कवरिंग होती है वो थायमीन की होती है। होल सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये नट्स, ये सब वगैरह, ये सब इसके गुड सोर्स हैं। फेयर सोर्सेज इसका मीट, लिवर, एग, फिश, इन सब से आपको बहुत सारी विटामिन बी मिलती है, ठीक है, बी1। अब थायमीन की डिफिशियंसी से क्या होगा? बेरी बेरी होता है, ठीक है। और अब बेरी बेरी के साइंस क्या है, मतलब पता कैसे चलेगा कि बेरी बेरी हो रहा है? ठीक है, तो आपको इंसोम्निया होगा, यानी कि नींद नहीं आएगी रात में। फिर हेडेक होगा, सर दर्द होगा, डिजीनेस होगा, चक्कर आएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, आपके मसल वीक हो जाएंगे, नमनेस हो जाएगी। और लोअर लिम्स में आपको ऐसे प्रिकिंग सेंसेशन होगी, मतलब ऐसा लगेगा कोई सुइयाँ चुभा रहा है। और फिर आपको दर्द भी होगा, फटीग होगा। ओके। ओके, अगर मतलब अगर ये एडल्ट बेरी बेरी को आप ट्रीट ना करो तो उससे वेट बेरी बेरी या ड्राई बेरी बेरी भी हो सकती है। वेट बेरी बेरी में क्या है, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो इफेक्टेड हो जाता है और इससे एडीमा हो जाता है, ठीक है। एडीमा लोअर लिम्स में होगा, ट्रंक में होगा, फेस में होगा, फिर कैविटीज़ में होगा, और ब्लड प्रेशर आपका एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। हार्ट आपका कमज़ोर हो जाएगा, और अगर आपका हार्ट फेलियर होगा तो ऑब्वियसली आपकी मौत हो जाएगी। ड्राई बेरी बेरी में क्या है, इसमें सीएनएस जो होता है उसमें फ़र्क पड़ता है। वेट बेरी बेरी में किसको फ़र्क पड़ रहा था? पता नहीं, सुना नहीं मैंने। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को। और ड्राई बेरी बेरी में सीएनएस को फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, मसल वेस्टिंग हो जाएगी और चल नहीं पाएंगे, बेड रिडन हो जाएंगे, और अगर ट्रीट नहीं किया तो डेथ हो जाएगी। इन्फेंटाइल बेरी बेरी क्या है, यानी कि जो बच्चों में हो रहा है,
थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है और ये 2 से 10 महीने के बच्चों में होता है। ओके, चलो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने? विटामिन B1। थायमिन। हम्म। तो मैंने क्या बताया फिर? अच्छा, थायमिन ही बताया था मैंने भी। हम्म। B2 की अगर हम बात करें तो भाई ये इसकी केमिस्ट्री है। इसमें हेट्रोसाइक्लिक आइसो एलॉक्साजीन रिंग है, रिबिटॉल है, एक शुगर है। ये सब तो मैं याद करने वाला हूँ नहीं, तो आगे ही बढ़ते हैं। ये B2 है, राइबोफ्लाविन। अब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट देखा तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था हमारा। थाइमिन यानी कि B1 भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था, और ये सर्कुलेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। राइबोफ्लाविन का मेन काम क्या है? FMN और FAD में ये था, अगर आपको याद हो तो ये ETS वगैरह में FAD हमने पढ़ा था, ठीक है। ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए काम आता है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है सेवरल एंजाइम्स के लिए। FMN है फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और फ्लाविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD है। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स के लिए हाइड्रोजन एटम के कैरियर होते हैं, यानी कि FADH बन जाता है और शायद FMNH भी बन जाता है। ये है रिडॉक्स रिएक्शन में काम आएंगे। ये सोर्स दे रखे हैं यहाँ पे, अगर आप देखो होल ग्रेन लेग्यूम्स पल्सेस वगैरह है, रूट वेजिटेबल है, एक अच्छा सोर्स है विटामिन B2 का। B2 की डिफिशियंसी से क्या होता है, एक बार ये भी देख लेते हैं। आपको लिएजॉन्स हो जाएंगे। लिएजॉन्स क्या होता है, मतलब खुरखुरी स्किन हो जाएगी आपकी, स्टोमेटाइटिस हो जाएगा, और कीलियोसिस हो जाएगा, रेड स्वोलन क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, कॉर्निया कंजक्टिवा ब्लड शॉट आइज हो जाएंगी, ग्लोसाइटिस हो जाता है, टंग का अजीब सा कलर हो जाता है ना, ग्लोसाइटिस। ये राइबोफ्लाविन की कमी से है। अब हम बात करते हैं नायसिन की। तो सबसे पहले नायसिन में दो पायरिडीन डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। एक होता है निकोटिनिक एसिड, एक होता है निकोटिनामाइड, ठीक है। और ये हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है, हीट से और अल्कली से और एसिड से, इन सब से कि ईजिली डिग्रेड नहीं होता। अब इसका एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं। अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो रहे थे, और फिर वहाँ से ये सर्कुलेशन के थ्रू बाकी टिश्यूज़ में जा रहे थे, और ये कन्वर्ट हो रहा है NAD और NADP में। राइबोफ्लेविन किस में कन्वर्ट हो रहा था? FADH में। हाँ, FAD और FMN में। उसी तरह से नायासिन जो है ये N से है, वो राइबोफ्लेविन था, तो वो F वाला याद कर लेना, और नायासिन N से है तो ये याद रख लेना कि इससे NAD और NADP में कन्वर्ट हो रहा है ये, ठीक है। और ये इसके स्ट्रक्चर है, ये निकोटिनिक एसिड है और ये निकोटिनामाइड है। फंक्शन क्या है इसका कि ये दो कोएंजाइम्स का पार्ट है, एक NAD और एक NADP, एज द नेम सजेस्ट। NAD निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है, एंड NADP है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट भी इसके आगे जुड़ गया, ठीक है। सोर्सेज क्या है इसका? होल ग्रेन्स, पीनट्स, ये सब, फिश मीट, ये सब, मतलब सेम ही सोर्स है सबका कुल मिला के। मिल्क और एग बस इसका पुअर सोर्स है, लेकिन ट्रिप्टोफैन का बहुत रिच सोर्स है। और वेजिटेबल और फ्रूट्स भी इसका पुअर सोर्स है, लेकिन ये फिश मीट वगैरह ये सब इसके अच्छे सोर्स हैं। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा होता है, इसमें स्किन जो है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और नर्वस सिस्टम इफेक्ट होते हैं। डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, ये सब होता है पेलेग्रा में। आगे बढ़ो। पायरोडॉक्सिन की अगर हम बात करें तो आपका पायरोडॉक्सिन शायद B6 होता है। आई डोंट रिमेंबर क्या होता है ये। हाँ, B6 होता है। यहाँ पे देखो, ये पायरोडॉक्सिन की फॉर्म्स हैं, शायद नीचे दे रखी हैं। इनका अब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट देखते हैं। ये आराम से अब्जॉर्ब हो जाता है, आराम से पहुँच भी जाता है। हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं इनको पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामीन में। ये शायद मोर यूजेबल कंपाउंड्स होंगे। अब इसका फंक्शन क्या है भाई? पायरोडॉक्सल फॉस्फेट इनका एक्टिव फॉर्म है। क्या है? एक्टिव फॉर्म क्या चीज़? पैराडॉक्सिल फॉस्फेट। ठीक है, ये बनते हैं पायरोडॉक्सल, ये बन जाते हैं फोस्फोराइलेशन के। फोटोफॉस्फोराइलेशन है क्या? फॉस्फोराइलेशन ही है, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन से बन जाते हैं ये। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह। अब इनका काम क्या है? ये काम करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह। कहाँ पर? ट्रांसअमाइनेशन में, डीकार्बोक्सिलेशन में, ट्रांससल्फाइलेशन में, काफ़ी जगह पे यहाँ पे ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करते हैं। और पैराडॉक्सल फॉस्फेट जो है वो कोएंजाइम है, जो जो कोएंजाइम है उस एंजाइम के लिए जो एंजाइम सिंथेसाइज करता है हमारा हीम, सेरोटोनिन, कैटकोलामाइन और कोएंजाइम A की सिंथेसिस। पैराडॉक्सल फॉस्फेट क्या काम करता है?
ये कोएंजाइम है कुछ एंजाइम्स के लिए, जो और वो कि एंजाइम्स क्या बनाते हैं? हीम, सेरोटोनिन वगैरह। केटकोलामाइन और कोएंजाइम ए। सोर्सेस हमें पता है, अंडे वगैरह, लीवर वगैरह, यीस्ट बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं यहाँ पे। इसकी डिफिशियंसी रेयरली कहीं मिलेगी। बच्चों में अगर हो जाता है तो सीजर हो जाता है। क्योंकि गैबा, सेरोटोनिन, केटकोलामाइन नहीं बन पाते हैं। बच्चों में क्या होता है? बच्चों में गैबा कैटेकोलामाइन वगैरह नहीं बन जाते और वो सीज़र सीज़र हाँ, सीज़र हो जाता है। सीजर हो जाता है उनको। नेक्स्ट स्टेप वी हैव बायोटिन। बायोटिन आई डोंट नो कौन सा बी है ये, बट कंटिन्यू। ये एक सल्फर कंटेनिंग विटामिन है। इसमें ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन्होंने कि इसमें क्या क्या होता है, नीडाजोल रिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। थायोफिन होगा ऑफ कोर्स क्योंकि सल्फर कंटेनिंग है। तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो रहा है और ये लिवर में पहुंच रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन वगैरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन अगेन दिस इज़ ऑल्सो प्रोस्थेटिक ग्रुप। बहुत सारे कार्बोक्सिलेज जैसे कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये सब कार्बोक्सिलेज, जितने भी कार्बोक्सिलेज हैं उनका प्रोस्थेटिक ग्रुप ये है, ठीक है। जो हमने नायसिन पढ़ा था वो किसका था? पता नहीं। नायासिन, पता एन नहीं से मेरे को। था। पता नहीं। खैर, राइबोफ्लेविन FAD का था, जैसा मैंने बताया था कि F है तो F से याद कर लो, और नायसिन में NAD वगैरह का था, ठीक है। और ये बायोटिन कार्बोक्सिलेजेस का है। बायोटिन जो है वो ई अमाइनो ग्रुप्स जो है रेजिड्यू एपोइंजाइम के थ्रू, अमाइड लिंकेज के थ्रू ही होता है ये सब, नॉट इम्पॉर्टेंट। और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड के कैरियर की तरह काम करता है। अगेन इसके सोर्सेज क्या हैं? मिल्क, मीट, फिश एंड ऑल दीज थिंग्स। बायोटिन की डेफिशिएंसी ह्यूमंस में रेयर है, क्योंकि ये बहुत सारे कॉमन फूड्स में प्रेजेंट है। देखो ये सब तो हम डेली बेसिस पे खाते ही हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ऑल दीज, तो इसलिए इसकी डेफिशिएंसी बहुत कम ही होती है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फोलिक एसिड। ये चीज़ है यहाँ पे, एक नई चीज़ है कि सेंसिटिव, लाइट से सेंसिटिव है, बट हीट और अल्कली से इनका कुछ कुछ खास लेना देना, इनको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या है यहाँ पे? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है और यहाँ पे ग्लूटामेट है। ये द डायग्राम इज़ नॉट वेरी गुड हेयर, बट ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड क्या क्या है यहाँ पे। ये नेचुरल फूड्स में प्रेजेंट होता है और इसको बोला जाता है फोलाइल पॉलीग्लूटामेट, क्योंकि यहाँ पे ग्लूटामिक, मतलब यह ग्लूटामेट था यहाँ पे। इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल्स जो होते हैं वो हाइड्रोलेज, इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल्स के अंदर जो हाइड्रोलेज होता है वो फोलिक एसिड बनाते हैं, जो कि रिड्यूस हो जाता है एन मिथाइल टेट्राफोलेट। आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट इवन देयर वेयर आप, जहाँ पे आपके कर्सर है। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट एक मेजर सर्कुलेटिव फॉर्म है जो कि आपका प्रोटीन से बाउंड होता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट या FH4 की अगर हम बात, अब इसकी फंक्शन की बात कर लेते हैं एक बारी। तो ये एक रिड्यूस फॉर्म है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले, वो एक रिड्यूस फॉर्म है फोलिक एसिड का, और ये कैरी करता है एक कार्बन यूनिट को। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं फोलिक एसिड जो है वो क्यों है, वो वाई इज इट रिक्वायर, इट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए की सिंथेसिस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है थ्रू न्यूक्लियोटाइड्स पर्टिकुलरली टीएमपी फॉर्मेशन। आई डोंट नो व्हाट इज टीएमपी, आई एम फॉरगेटिंग व्हाट इज टीएमपी। ओके, जो भी होता हो। मोनोफॉस्फेट समथिंग, थायमीन मोनोफॉस्फेट। हाँ, आई गेस थायमीन मोनोफॉस्फेट की फॉर्मेशन होता होगा, टीएमपी फॉर्मेशन होती होगी। और रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में यहाँ पे चाहिए होता है आपको फोलिक एसिड, बोन मैरो में चाहिए, ईपीओ सेल्स में चाहिए आपको, इंटेस्टिनल सेल्स में, यहाँ पे डीएनए बनाने के लिए फोलिक एसिड चाहिए। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को ये प्रिवेंट करता है, और फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ सकते हैं, उनको प्रिवेंट करता है। ओके, सोर्स तो हमें पता ही है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, कैबेज वगैरह वगैरह वगैरह, डजेंट मैटर। इसकी डिफिशियंसी से आपको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक PYQ में भी आ रखी है। ये मेन सिम्टम है फोलिक एसिड डिफिशियंसी का। प्रेग्नेंट वुमेन और अनवीन्ड चिल्ड्रन में बहुत कॉमन है। आई डो नॉट नो व्हाट द टर्म अनवीन्ड चिल्ड्रन रेफर्स टू। ओके, नेक्स्ट वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन B12, जिसको हम साइनिकोबैलामिन भी बोलते हैं।
ठीक है, इसका एक कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हम देख ही सकते हैं यहाँ पर। ये टेट्रापाइड्रोल रिंग सिस्टम होता है, जिसको हम कॉरिन रिंग भी कहते हैं, और इसमें कोबाल्ट आयन होता है बीच में, और इसका ये कुछ लंबा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब इसका एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो विटामिन B12 का हीलियम में होता है। अगेन दिस इज स्मॉल इंटेस्ट, इज दिस स्मॉल इंटेस्टाइन? नो, इज दिस हीलियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यस। एंड ट्रांसकोबेलामिन 2 जो है वो डिलीवर करता है विटामिन B12 को टिश्यूज़ में। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि विटामिन B12 इकलौता ऐसा वाटर सॉल्युबल आपका विटामिन था जो कि स्टोर हो रहा है, बाकी कोई भी स्टोर नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए इसको डिलीवर करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए, ये सर्कुलेशन के थ्रू नहीं हो रहा, ट्रांसकोबेलामिन 2 के थ्रू ये डिलीवर हो रहा है टिश्यूज़ में। ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंट अलग वही इन्होंने लिखा है जो मैंने अभी बताया। और ये एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर एज अ कोएंजाइम ऐड करता है, जैसे कि सब लोग करते हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी से बहुत कुछ हो सकता है, ये बोन मैरो को इफेक्ट करेगा, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को इफेक्ट करेगा, और आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी सिस्टम अफेक्टेड होता है क्योंकि DNA सिंथेसिस नहीं होगा, मेथेनॉन सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस, ये सब इसमें फ़र्क जो है वो आएगा। विटामिन B12 स्टोर होता है कि नहीं? आई डोंट नो। पेंटोथेनिक एसिड पे आ जाते हैं भाई। ये एक अमाइड है आपका बीटा एलेनिन का। बीटा एलेनिन इज अमीनो एसिड आई गेस। और साथ ही साथ एक डाईहाइड्रोक्सी डाईमिथाइल ब्यूटारिक एसिड पेंटोनिक एसिड, इसका एक अमाइड है ये स्टेबल है। हीट से तो स्टेबल है बट एसिड या अल्कली से स्टेबल नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट देखते हैं। इंटेस्टिनल फॉस्फेटेजेस जो होते हैं, ये इंटेस्टिनल फॉस्फेटेजेस रिलीज़ करते हैं ये फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज से निकाला जाता है इनको। फ्री पेंटोथेनेट या इसके जो सॉल्ट्स हैं वो आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और अलग अलग टिश्यू तक पहुंच जाएंगे सर्कुलेशन के द्वारा। पेंटोथेनिक एसिड एक कंपोनेंट है कोएंजाइम ए का। कोएंजाइम ए का एक और कंपोनेंट था, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या था वो? कोएंजाइम ए का था पायरोक्सिन। आई डोंट रिमेंबर बट हो सकता है यही हो। ओके, कोएंजाइम ए हमें पता है भाई, काफ़ी ज़्यादा जगह हम लोग उसको देख चुके हैं ऑलरेडी। तो कोएंजाइम ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसका एक कंपोनेंट है पेंटोथेनिक एसिड। ये एज अ कैरियर सर्व करता है, एसाइल ग्रुप का कैरियर ड्यूरिंग फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। ये कोएंजाइम ए की बात हो रही है, ना कि पेंटोथेनिक एसिड की। पेंटोथेनिक एसिड की डिफिशियंसी से बर्निंग फीट हो जाते हैं, क्रैम्प्स आ सकते हैं, रेस्टलेसनेस आते हैं, फटीग आ सकता है। ये आपके जो है सोर्सेज हैं, ऑर्गन मीट है, लिवर खुद ऑर्गन मीट है, हार्ट वगैरह, ब्रेन एंड ऑल, मिल्क, होल सीरियल्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब। वेजिटेबल और फ्रूट बहुत ही ज़्यादा पुअर सोर्स है पेंटोथेनिक एसिड के। पेंटोथेनिक एसिड बता नहीं रखा कौन सा एग्जैक्टली। ओके, सो एज वी वर, लेट्स टॉक अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड या एज वी नो विटामिन सी। तो ये शुगर एसिड है, ठीक है, इसको हम हेक्सुरोनिक एसिड भी बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड हमें पता है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, उस पर ऑक्सीजन आराम से लग जाता है। शुगर एसिड है क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा दे रखा है। हाई टेम्परेचर है और हाई टेम्परेचर की वजह से इसका ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, लाइट एल्कली भी बढ़ा देता है। और जो मेन चीज़ बात करने लायक है वो ये है कि विटामिन सी रेडिली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है इंटेस्टाइन में सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से, ठीक है, सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से, और वो बॉडी टिश्यूज पे पहुंच जाता है सर्कुलेशन के थ्रू। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो एरिथ्रोसाइड लूकोसाइड में आराम से घुस जाता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजर भी होता है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर क्या होता है? जो भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह, उनको ही ढूंढता है, उनको ही पकड़ता है और ये उनको रिड्यूस कर देता है। प्रोटेक्ट करता है कैरोटीन्स को, विटामिन ई को, विटामिन बी को और बी विटामिन को उनके ऑक्सीडेशन से, क्योंकि उनको रिड्यूस कर देता है। खैर, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन और लाइसिन रेजिड्यूज ऑफ कोलेजन के मतलब इनका प्रोलीन और लाइसिन के हाइड्रोक्सिलेशन में बहुत काम आता है। हमें पता है कि कोलेजन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए विटामिन सी भी रिक्वायर्ड है
उसको प्रॉपर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए, तभी स्कर्वी के सिम्टम्स होते हैं आपके दांत वात या मसूड़े वगैरह स्वेल हो जाना, स्वेल कर जाना, क्योंकि कॉलेजन ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों के लिए, और कॉलेजन के लिए ज़रूरी होता है विटामिन सी। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स बायोसिंथेसिस में भी काम आता है। ये एक और जगह था, प्रोलीन लाइसिन के लिए था ही था, शायद में स्टेरॉइड्स के लिए भी है। केटकोलामाइन सिंथेसिस भी बनाता है, केटकोलामाइन सिंथेसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। केटकोलामाइन बनता है टायरोसिन से। किस चीज़ से? टायरोसिन से। क्या बनता है? कैटेकोलामाइन। ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन विटामिन सी किस किस चीज़ का हाइड्रोक्सिलेशन करता है? स्टेरॉइड्स का। स्टेरॉइड का, ठीक है। लिवर बाइल एसिड सिंथेसिस रिक्वायर एस्कॉर्बिक एसिड, लिवर में भी इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं कि आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन सी, क्योंकि वो आयरन को अपने फेरस फॉर्म में रखता है। कौन से फॉर्म में? पेरिस। कहाँ पर? कौन सी जगह पे ये? पता नहीं। इंटेस्टाइन में। कैटाबोलिज्म ऑफ टायरोसिन रिक्वायर्स एस्कॉर्बिक एसिड। और टायरोसिन से एक चीज़ बना रहे थे, टायरोसिन को तोड़ने में भी और टायरोसिन से एक चीज़ बनाने में भी, वो चीज़ क्या थी? स्टेरॉइड्स। टायरोसिन से कैटेकोलामाइन, है ना। हम्म। विटामिन सी इफेक्टिव है बैक्टीरियल इन्वेजन के लिए भी, क्योंकि वो हायालूरोनिडेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, और एज एन इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम एक्ट करता है वो। क्या, आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी हो जाता है, बट वो नॉर्मल पीपल में, या अब तो आज के टाइम पे बहुत कम है, बाकी पायरेट्स वगैरह में बहुत होती थी, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो मीट वगैरह में आपको मिल नहीं पाएगा, और नींबू वगैरह आपको इन द मिडल ऑफ द ओशन मिलना मुश्किल है, मीट तो फिर भी मिल जाएगा आपको। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? आपको हेमरेज हो जाएगी काफ़ी सारे टिश्यूज़ में, थाई, काम, फोरम मसल्स में। वीकनेस, एनीमिया, जनरल वीकनेस, एनीमिया हो जाता है। जॉइंट सोलन गम्स है। लूज टूथ जो है, पायरेट्स को दिखाया जाता है लूज टूथ के साथ। इन्फेक्शंस से आपको इन बाकी छोटे मोटे इन्फेक्शंस लग जाएंगे, वूंड हीलिंग आपकी लेट होगी, और ब्रोन फ्रेजिलिटी, ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन सी की डिफिशियंसी बच्चों में होती है, और बच्चों में जब होती हैं तो इन्फेंटाइल स्कर्वी आ जाता है, और वीन्ड इन्फेंट्स में होती है। अगेन वीन्ड शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका मतलब मुझे नहीं पता, और उन बच्चों को हम विटामिन सी देते हैं, और उन बच्चों को होती है जिनके पास विटामिन सी कम है अपने डाइट में। आपका सोर्स है गुआवा, कोरिएंडर, अमरनाथ, लेमन, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पपाया, ये सब है। एप्पल, बनाना भी एक अच्छा ठीक ठाक सोर्स है, खट्टी चीज़ें जनरली। योर चांस। अब हम आ जाते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन में। ठीक है, सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर वो अल्कोहलिक फॉर्म में है तो रेटिनल, अगर एल्डिहाइड फॉर्म में है। रेटिनोइक एसिड अगर एसिड फॉर्म में है। तो इनमें बीटा आयोनाइन रिंग होती है, जो कि कुछ नहीं है बट बस मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सिनिल रिंग है। हेक्सिनिल का मतलब यही है कि वो मतलब कुछ इस तरह से दिखता है कुल मिला के। ठीक है, और डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंट की वजह से इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी होता है, वो भी देखने को मिलता है। और क्योंकि इसमें 4 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसको हम एयर या लाइट से धीरे धीरे ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे बढ़ते हुए नेचर में विटामिन 2 फॉर्म में अकर करती है, एक रेटिनोल एस्टर्स और एक कैरोटीन्स। रेटिनोल एस्टर है ये एनिमल ओरिजिन का फूड है, और कैरोटीन्स प्लांट ओरिजिन का प्रो विटामिन है। ठीक है, कैरोटीन अगर आपको पता हो तो कैरेट में पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा विटामिन ए इंक्रीज़ होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, अब ये एब्जॉर्ब कैसे होती है? इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक एस्टरेज जो हैं वो रेटिनोल एस्टर्स को, यानी कि ये जो कि मैंने अभी बताया आपको कि एनिमल ओरिजिन से होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं और इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं ये वाले एंजाइम। कौन से एंजाइम्स? पैंक्रियाटिक एस्टरेज। और एनिमल में कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है विटामिन ए? रेटिनोल एस्टर्स। और इसको फ्री फैटी एसिड और रेटिनॉल में वो कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं बाइल सॉल्ट्स के प्रेजेंस में। और रेटिनॉल जो है फिर ये बाद में म्यूकोसल सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
और जो डाइट्री बीटा कैरोटीन हम लेते हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स में उसको क्लीव कर देता है रेटिनल डायोक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और फिर बाद में वो भी इंटेस्टिनल म्यूकोजल से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो कुल मिला के ये यहाँ पर कुछ एंजाइम है जो कि इसका ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसके बाद एट द एंड रेटिनोल या रेटिनल, मतलब जो हमने ऊपर 3 फॉर्म्स पढ़ी उनमें से कोई म्यूकोजा में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब इसके फंक्शन क्या है? जो 3 मेजर फंक्शन हैं इसके, इन तीनों के मतलब इन तीनों के यूनिक फंक्शन है। मतलब अल्डिहाइड अल्कोहल और एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों का अपना अलग अलग रोल है। तो क्या क्या रोल है? रेटिनल जो है वो नॉर्मल और कलर विजन के लिए चाहिए होता है, जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा था। रेटिनोल जो है वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए चाहिए होगा। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देती हूँ, तो यहाँ पर हाइड करती हूँ। और रेटिनोल हमें चाहिए होगा डिफ्रेंशिएशन और फंक्शन, क्योंकि ये स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था कि जितने भी हमारे ये फैट सॉल्युबल होते हैं ये स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। रेटिनोइक एसिड जो है ये चाहिए होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, अगेन आई हाइड। देन रेटिनोइक एसिड वो भी स्टेरॉयड हार्मोन की तरह ऐड करता है और ये ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन प्रमोट करता है। रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड ये हैं जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व रहते हैं। बताओ। ओके, पता नहीं मेरे को। पहला वाला शायद रेटिनल है, जो नॉर्मल और कलर विजन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो शायद रेटिनल है। पहला वाला ओके। दूसरा वाला आई डोंट नो, रेटिनॉल है शायद। और हमें पता है कि तीसरा वाला अगर मैं बताऊं तो रेटिनॉल फंक्शन एज अ हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, एज अ स्टेरॉयड हार्मोन भी है वो, हम्म। फंक्शन करता है। और रेटिनोइक एसिड चाहिए होता है ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसैकेराइड के लिए। हम्म। रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड दोनों रेगुलेट करते हैं, मेरे को नहीं पता ये लास्ट वाला, जीन एक्सप्रेशन। अच्छा अच्छा। ठीक है, आपका सब सही था। अब नीचे बढ़ते हुए, अब रेटिनल और कलर विजन के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे होता है। तो 3 लाइट सेंसिटिव पिगमेंट जो होते हैं वो हमारे कोन जो में जो प्रेजेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन के लिए। ठीक है, और ये होते हैं पॉरफायरोप्सिन, आइडियोप्सिन और साइनोप्सिन। कौन कौन से? पावरफायरोप्सिन, आयोडोप्सिन और सायनोप्सिन। गिव मी द चार्जर। तो ये जितने भी हमारे, एक सेकंड आप करो इतनी देर। ओके, तो तीन हमारे लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं, ये सब के सब, इन सबके पास 11 से रेटिनल है, और वो सारे के सारे तीनों की तीनों। पॉरफायरोप्सिन जो है वो हमारे रेड कलर के लिए है, आयोडोप्सिन ग्रीन के लिए, और सायनोप्सिन हमारे ब्लू कलर के लिए। तो आरजीबी लाइट्स हैं ये हमारी आंखों की। जब भी रेटिना पे पड़ता है, बाय द वे वर्ड रेटिना भी शायद यहीं से आया है, मेक सेंस। जब लाइट पड़ती है रेटिना पर, डिपेंडिंग ऑन कलर ऑफ द लाइट, एक पर्टिकुलर पिगमेंट जो है वो ब्लीच हो गया, रेड पली रेड अगर लाइट पड़ रही है आपके ऊपर, तो पॉरफायरोप्सिन जो है आपका ब्लीच हो गया। और उसने बताया कि भैया रेड कलर का कुछ आया है। अगर आपके पास एक डिफेक्टिव आपा प्रोटीन है, तो उसकी वजह से ये दिस इंटायर प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगी, और उससे आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। डिफेक्टिव क्या होगा? एपोप्रोटीन। यस। पारफायरोप्सिन कौन सा कलर है? रेड। हाँ। आयोडोप्सिन ब्लू। ग्रीन। और सायनोप्सिन, ब्लू। सायन कलर नहीं होता ग्रीन हाँ ब्लू हाँ, कलर का। साइन ब्लू। हाँ, कुछ ऐसा सा होता है सायन। नहीं, ये सायन होता है। ये तो नहीं होता ये है। होता है ये सायन। तो बिल्कुल नहीं होता है, ये होता है। नहीं, ये होता है सायन, इनको नहीं लाइट पता। ब्लू नहीं है, सी ग्रीन है ये। ये सायन है। यू डोंट नो एनीथिंग। खैर आगे बढ़ते हैं। You can check on the internet. You can check on the internet right now. कि what color is this? Oh, let's settle. Let's settle what color is this. वेट अ मिनट। खैर, तो सायनोप्सिन था, और जो ब्लू है, आयोडोप्सिन आपका ग्रीन है, और पॉरफायरोप्सिन आपका जो है वो आ गया। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। आई वाज राइट। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है। अब आप खुद सोचो, विटामिन ए अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये कलर विजन प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, अब अगर ये होगा ही नहीं तो कलर विजन कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है,
अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है वो होल्ड अप। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। चल तू बता रही थी, बता जल्दी। तो मैं ये बता रही थी कि इसकी पहले स्टेजेस में क्या होता है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसको डिम लाइट में नहीं दिखता है और रात में नहीं दिखता है, क्योंकि रोडोप्सिन की सिंथेसिस जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। फिर लेटर स्टेजेस में क्या होता है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसको डिम लाइट में दिखता भी नहीं है और वो रीड भी नहीं कर पाता। पहले तो उसको क्लियरली नहीं दिखता है, फिर एक टाइम पे उसको बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। इसकी वजह से लॉस ऑफ नाइट विजन हो जाता है, इसलिए इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये मेजर इनिशियल सिम्टम है कि आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। नाइट ब्लाइंडनेस जो एडल्ट में होती है और प्रीस्कूलर चिल्ड्रन में बहुत कॉमन होती है, जहाँ पर विटामिन ए कम लिया जाता है। और जो हड्डियों की ग्रोथ है और दांत की फॉर्मेशन है वो भी डिफेक्टिव होती है। थिक और लॉन्ग बोन्स बनती हैं इससे, और नर्व ग्रोथ भी इफेक्ट होती है और डीजेनरेशन हो जाती है माइलिन शीथ की। ओके, ये भी है। और फिर क्या होता है, और चीज़ें होती है, केराटिनाइजेशन हो जाती है म्यूकस सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल्स की, और साथ में जिसको हम बोलते हैं हाइपर केराटोसिस। हाइपर मीन ज़्यादा, और केराटा मीन्स कि केराटिन बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है म्यूकस सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल्स में, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लाइन करते हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को लाइन करते हैं, और म्यूकस सिक्रीशन इससे इफेक्ट होती है। केराटिन की डिपोजिशन स्किन में जो होती है उसकी वजह से टोड स्किन, मतलब आपकी फ्रॉग जैसी स्किन हो जाती है। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जैसे कि टेस्टिकुलर डिजेनरेशन, फीटस का रिसॉर्प्शन और फीटल मैलफॉर्मेशन, और किडनी डिजेनरेटिव हो जाती है। तो दिस वाज डिफिशिएंसी ऑफ, अब ये सोर्सेज भी हैं, सोर्सेज भी बताइए दो। सोर्सेज में है कि मरीन फिश ऑयल, मतलब विटामिन ए इसी सब से मिलता है, फिश ऑयल वगैरह से, बटर, एग, मिल्क, ये सब से। और प्लांट सोर्स में लीफी वेजिटेबल्स आ गए, कोरिएंडर लीव्स, करी लीव्स, ये सब येलो वेजिटेबल्स जैसे कैरेट, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, ये सब। और पपाया, मैंगो, जैकफ्रूट एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी गुड विटामिन ए सोर्सेज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट विटामिन डी। इसे हम बोलते हैं सनशाइन विटामिन्स बिकॉज ये धूप में मिलते हैं। इसका जो एक्टिव एक्टिव फॉर्म है वो विटामिन D2 है और D3 है। कोल कैल्सीफेरॉल और एर्गो कैल्सीफेरॉल। कोल कैल्सीफेरॉल जो है, हम उसको सप्लीमेंट वगैरह में यही कॉमनली यूज़ किया जाता है। खैर, कैल्सीट्रियोल सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का, जो कि स्टेरॉयड हार्मोन की तरह काम करता है। विटामिन डी के सारे वो हैं, फॉर्म्स हैं। ओके, ये फॉर्म होते हैं प्रोविटामिन से, जो कि स्टीरॉल्स हैं। ओके, स्टेरॉयडल अल्कोहल। अब इनका अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट वगैरह देख लेते हैं। डाइटरी विटामिन D2 D3 जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और अब्जॉर्ब्ड विटामिन डी जो है वो काइलोमाइक्रॉन्स में इनकॉर्पोरेट होता है और लिम्फ के द्वारा आता है। मतलब D2 और D3 जो है वो बाइल सॉल्ट्स के सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वो, और ये लिम्फ में जाता है जो अब्जॉर्ब्ड वाला था। विटामिन डी जो हमारा लिवर और फैट में स्टोर होता है, ऑब्वियसली फैट बिकॉज वो फैट सॉल्युबल है। एक बारी फंक्शंस देख लेते हैं। कैल्सिट्रियोल, इसका काम है अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट। क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड, फॉस्फेट। ठीक है, इन इंटेस्टाइन। कहाँ पर? इंटेस्टाइन। ठीक है। कैल्सिट्रियोल रिक्वायर होता है बोन फॉर्मेशन और मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। बोन के साथ क्या क्या करना होता है? फॉर्मेशन और मिनरलाइजेशन। ये सिंथेसिस ऑफ ऑस्टियोकैल्सिन बढ़ाता है। ठीक है, और ऑस्टियोकैल्सिन है क्या? ये एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। ऑस्टियो एज इन आपका हड्डी, कैल्सिन एज इन प्रोटीन। क्या है? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है। ये इसका काम क्या? ऑस्टियोकैल्सिन का क्या काम है? ये हड्डियों पर कैल्शियम डिपॉजिट करवाता है। क्या डिपॉजिट करवाता है? कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। कौन सी चीज़? ऑस्टियोकैल्शियम। ठीक है, क्या है वो? है, कुछ है। प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। कैल्सिट्रियोल करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का एक्सक्रीशन भी, और वो रिड्यूस करवा देता है। ठीक है, क्या रिड्यूस करवा देता है? एक्सक्रीशन रिड्यूस करवा देता कौन है। रिड्यूस करवा रहा है? कैल्सिट्रियोल। क्या है वो? कैल्सिट्रियोल एक फॉर्म है विटामिन डी की। ठीक है।
और विटामिन डी जो है वो इन्वॉल्व होता है नॉर्मल मसल टोन के लिए, मसल्स के लिए भी इट्स इम्पॉर्टेंट। और कैल्सिट्रियोल जो है वो इम्यूनो रेगुलेटरी हार्मोन भी है, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी वो करता है, स्टिमुलेट करता है। और वो मोनोसाइट मैक्रोफेज एक्टिवेशन भी करवाता है। किस चीज़ का एक्टिवेशन? मोनोसाइट मैक्रोफेज एक्टिवेशन। ठीक है, अब हम तीन चीज़ें देखते हैं। हड्डियों से रिलेटेड हमने देखा है कि विटामिन डी काम करवा रहा है, तो उसकी डिफिशियंसी से भी तीन हड्डियों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। स्टार्ट करते हैं रिकेट्स से। बच्चों में होता है रिकेट्स, यहाँ पे सॉफ्ट हड्डियाँ बनती हैं आपकी, और स्कल में, चेस्ट में, स्पाइन में, लेग्स में दिक्कत आ जाती है रिकेट्स से। ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो जो मलेशिया है वो इट्स बेसिकली अडल्ट्स में होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है यूजुअली, वो यूजुअली क्या बच्चों में ही होता है। प्रेग्नेंट वुमेन में होता है क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर अ लॉट ऑफ विटामिन डी। और इसके अर्ली साइंस हैं स्केलेटल पेन, हड्डियों में या मसल्स वगैरह में पेन, डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है आपकी पैर में, रिब्स में, स्पाइन में, पेल्विस में। ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया कहाँ होता है? एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन। और वुमेन, इन जनरल वुमेन में। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो ओल्ड लोगों में, बूढ़े लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्यों? क्योंकि प्रोवाइटामिन्स का जो टूटना होता है, प्रोवाइटामिन से विटामिन बन रहा है, अब प्रोवाइटामिन्स का जो टूटना होता है वो कम हो जाता है, जैसे फोटोलिसिस बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ, हाँ, प्रोवाइटामिन्स। डिक्रीजेज विद, एज। ठीक है ये। और फिर उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन वगैरह भी कम बनता है, जिसकी वजह से ओवरऑल विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। सिम्टम्स क्या है? बोन पेन या पोरस बोन, या यानी कि छेद वाले बोन्स जो होते हैं, और बोन फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। सोर्सेज देखो, मेनली तो एनिमल ओरिजिन है, ठीक है, एनिमल ओरिजिन होता है मेनली तो। मरीन फिश लिवर, जैसे हेलिबू एक मछली का नाम है, लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, कॉड भी मछली का नाम है। शार्क लिवर ऑयल कुल मिला के जो खाते हैं हम लोग वो अच्छा सोर्स है। सार्डीन्स, एग योक वगैरह भी विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। मिल्क विटामिन डी का अच्छा सोर्स नहीं है। मशरूम में थोड़ा बहुत विटामिन डी होता है। बहुत ज़्यादा विटामिन लेने से एक टॉक्सिसिटी हो जाती है, विटामिनोसिस करके, ठीक है। अब उससे क्या होता है, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, नोजिया होगा, थर्स्ट होगा, वॉमिटिंग, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब आपकी यूरिन में, आपको ज़्यादा यूरिन होगा, अच्छा, ज़्यादा पानी भी होगा यूरिन में, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन होगा। ओके, ठीक है, ठीक है। कैल्सिफिकेशन ऑफ लंग्स, दीज आर सम थिंग्स दैट आर दी लाइक टॉक्सिसिटी से क्या क्या होता है। तो अब हमने डी देख लिया, ई देख लिया, और अब हम, सॉरी, ए देख लिया, डी हो गया, अब हम ई पे आते हैं। इसको केमिकली टोकोफेरॉल कहते हैं, और ये टोकॉल और 6 हाइड्रोक्सी क्रोमीन रिंग का डेरिवेटिव है, कुछ ऐसा सा दिखता है ये। टोकोफेरॉल्स अल्कालाइन सेंसिटिव होते हैं और उनकी विटामिन एक्टिविटी ऑक्सीडेशन से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जितने भी टोकोफेरॉल है, अल्फ़ा टोकोफेरॉल सबसे ज़्यादा पोटेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर में। कुकिंग और फूड प्रोसेसिंग भी विटामिन ए को कुछ हद तक डिस्ट्रॉय कर देती है। अब एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की बात करते हैं। जो डाइटरी टोकोफेरॉल्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं बाइल सॉल्ट्स के प्रेजेंट में, और जो एब्जॉर्ब टोकोफेरॉल्स होते हैं, ओके, चलो बताओ। तो डाइटरी टोकोफेरॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और जो एब्जॉर्ब टोकोफेरॉल्स है वो काइलोमाइक्रॉन्स में हो जाते हैं, म्यूकोसल सेल ऑफ इंटेस्टाइन में जाते हैं और लिम्फ के थ्रू होते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये फैट सॉल्युबल होते हैं ये विटामिन, तो जिस तरह से फ़ैट एब्जॉर्ब होते हैं उसी तरह से ये विटामिन भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो फैट्स भी जो है वो एट द एंड काइलोमाइक्रॉन्स बन के निकलते हैं, वही इस विटामिन के साथ भी हो रहा है। प्लाज्मा में टोकोफेरॉल्स काइलोमाइक्रॉन से रिलीज़ हो जाते हैं इस एंजाइम की मदद से, और फिर लिवर इनको ले लेता है, ठीक है। हाफ ऑफ द टोकोफेरॉल वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे स्टोर हो जाता है। स्केलेटल मसल और एडिपो टिश्यू भी विटामिन ए को स्टोर करते हैं, और लिवर टोकोफेरॉल जो होते हैं वो बाकी टिश्यूज़ में बीटा लाइपोप्रोटीन की मदद से ट्रांसफ़र होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? जो अल्फ़ा टोकोफेरॉल है सेल मेम्ब्रेन में और साइटोसोल में, वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड कर देती हूँ मैं। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, और ये हाई कंसंट्रेशन में टिश्यूज़ में प्रेजेंट है, जहाँ पर ये हाई ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, जैसे कि एरिथ्रोसाइट, लंग्स, रेटिना एक्सेट्रा। और ये चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। ये मसल टोन की मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होता है, और ये हीम प्रोटीन्स की सिंथेसिस इंक्रीज करता है। किसकी सिंथेसिस इंक्रीज करता है? हीम प्रोटीन।
और ये प्रिवेंट करता है डाइटरी विटामिन ए और कैराटीन्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से, यानी कि विटामिन ए और कैराटीन को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। और बाकी सोर्सेज देख लेते हैं। पहले आप ये बताओ किसकी सिंथेसिस इंक्रीज करता है हीम प्रोटीन ही आता है मुझे, और कुछ नहीं आता। और किसकी मेंटेनेंस पे इन्वॉल्व है? मेम्ब्रेन। मसल टोन। अच्छा। और एंटीऑक्सीडेंट। हम्म, ठीक है। और सोर्सेज इसका है कि जर्म ऑयल, जैसे कि वीट जर्म ऑयल, कॉर्न जर्म ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, जितने भी सारे प्लांट से ऑयल्स हमें मिलते हैं वो सब विटामिन ई का सोर्स है। वेजिटेबल, फ्रूट्स और मीट जो है वो रिलेटिवली पुअर सोर्स है इसका। देन वी टॉक अबाउट विटामिन के। इसे क्विनॉन बोलते हैं। एक बार हम सबके नाम एक बार रिवाइज करते हैं। आपका ए का क्या था बताओ? ए का था रेडिनॉल। रेटिनॉल। अब ये डी का था क्या? कोल कैल्सिफेरॉल या केट्रियोल? केट्रियोल ही था ना? कैल्सिट्रियोल, कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल। ई का क्या था? टोकोफेरॉल। हाँ। तो विटामिन के की अगर बात करें तो वो क्विनॉन है। K1 को हम बोलते हैं फाइलोक्विनॉन और K2 को बोलते हैं मेनाक्विनॉन। ठीक है। K1 जो है वो आपको लीफी वेजिटेबल में दिखाई देगा, और जो K2 है वो एनिमल्स में आ जाता है, इंटेस्टिनल फ्लोरा में प्रेजेंट होता है वो। अब देखते हैं, देखो ये नेफ्थोक्विनॉन के डेरिवेटिव्स हैं और साइड चेन में डिफरेंस होता है। और ज़रा नीचे चलता है, देखो ये विटामिन के ऑफ डाइटरी ओरिजिन जो है, जो भी आप खाने से ले रहे हो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स, ये तो हर जगह की कहानी है। और इंटेस्टाइन में वो काइलोमाइक्रॉन्स के थ्रू जाते हैं, लिम्फ के थ्रू जाते हैं वो। ठीक है। काइलोमाइक्रॉन्स के साथ लिम्फ के थ्रू जाते हैं, लिवर तक जाते हैं, फिर लिवर अलग अलग जगह भेज देता है, वो लिवर और पेरिफेरल टिश्यू में चले जाते हैं। खैर, रेयरली अच्छा, रेयरली एक्यूमुलेट लिखा है। एक्यूमुलेट लिखा है, ओके। सोर्सेज देखो, प्लांट सोर्सेज हैं, कुछ एनिमल सोर्सेज हैं। प्लांट में आपके लीफी वेजिटेबल, कैबेज, स्पिनच है। एनिमल में आपका चीज़, बटर और एग्स वगैरह। अंडे में लिवर भी है। लिवर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एवरीथिंग। खैर, फंक्शंस क्या क्या हैं लास्ट में ये देख लेते हैं कि ये क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन और कोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये इन सब चीज़ों की वजह से होता है। और ये गामा कार्बन एटम का कार्बोक्सिलेशन करवाती है बहुत बढ़िया तरीके से। और ये जो गामा कार्बोक्सिलेशन है, ये बाइंडिंग साइट जनरेट करते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ साथ हमारा लास्ट वाला पेज पे आ जाते हैं भाई, ये लास्ट है। डिफ़िशेंसी से क्या होता है भाई? सबसे ज़्यादा जो न्यूबॉर्न चीज़ है, सॉरी, जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो होता है हेमरेज इन न्यूबॉर्न। ये हेमरेज होता है विटामिन के की डिफ़िशेंसी से। यहाँ पे नोज़ के थ्रू या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है, बट आप यहाँ पे विटामिन के इंजेक्शन से ठीक कर सकते हो। अडल्ट्स में नहीं होता, बट अगर बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स यूज़ करोगे तो विटामिन के की डिफ़िशेंसी आ जाएगी। क्योंकि आपका जो इंटेस्टिनल फ्लोरा है, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एनिमल्स में इंटेस्टिनल फ्लोरा के थ्रू होता है, इंटेस्टाइन में जो माइक्रोब्स होता है उनके थ्रू विटामिन के आता है। अगर उनको एलिमिनेट कर दिया जाए तो आपका जो है विटामिन के की डिफिशिएंसी हो जाएगी। आई थिंक वी आर डन हेयर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे डिस्कॉर्ड पे। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।